हेलो। मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर से बोल रहा हूँ और आप सबके सामने मुखातिब हूँ। आज मैं आपको आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान में आविष्कार और अनुसंधान की सीरीज में पार्ट 4 यानी सीरियल पार्ट 4 के बारे में चर्चा करूंगा और यह बताने का प्रयास करूंगा कि भारत लौटने के बाद ईसीजी मशीन को खोजने में क्या कठिनाइयां आईं। जर्मनी में, जिसे जर्मन भाषा में डचलांट कहते हैं और हम भारतीय भाषा में उसे जर्मनी देश कहते हैं, यूरोप में उसे डचलांट कहा जाता है। क्रांकेनहाउस फ्यूर नाटुरहाइलवाइसन, जहां मैं पढ़ाई कर रहा था, वो म्यूनिख से 15 किलोमीटर दूर है, लगभग 15 किलोमीटर दूर है और यह एक बड़ा ही विस्तृत अस्पतालों का समूह है जो कई एकड़ में इसार नदी के किनारे फैला हुआ है और इसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जो मेडिसिन विभाग में, सर्जरी विभाग में, बाल रोग विभाग में, महिलाओं की बीमारियों के विभाग में, इमरजेंसी के विभाग में तथा दूसरे अन्य जो भी जरूरी चिकित्सा अस्पताल हो सकते हैं उनमें ये बड़े बड़े भवनों में बटा हुआ है और ये कई मील के दायरे में बना हुआ है। इसी में ही एक हिस्सा है जो क्रांकेनहाउस फ्यूर नाटुरहाइलवाइसन के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें इंटीग्रेटेड चिकित्सा करने के लिए विशेष तौर पर बड़े विशाल पैमाने में सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इस अस्पताल में एलोपैथी के अलावा, एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी, फाइटोथेरेपी, फाइटोथेरेपी से मतलब हर्बल चिकित्सा और हर्बल से जुड़े प्रोडक्ट्स के द्वारा जो शोध किए गए हैं उनके यहाँ, उनकी दवाओं का उपयोग, हाइड्रोथेरेपी, नेचर क्योर, फिजियोथेरेपी तथा अन्य वे दूसरी चिकित्सा विधियां जो यूरोप में प्रचलित हैं और जिनमें दवाओं का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। संभवतः यह दुनिया का सबसे पहला केंद्र है जो इंटीग्रेटेड उपचार की व्यवस्था कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जर्मन भाषा बोली जाती है और जर्मन के अलावा दूसरी कोई भाषा यहाँ बोलते नहीं है। अंग्रेजी अगर आती भी होगी तो भी लोग अंग्रेजी में बात करना पसंद नहीं करते हैं। लोग जर्मन भाषा में ही बात करते हैं और जर्मन में ही बात करने का उनका अंदाज है। वे जिस तरह से जर्मन भाषा का उपयोग करते हैं उससे ये पता लगता है कि वो देश के प्रति उनकी भाषा का क्या प्रेम है। म्यूनिख एक शहर है जर्मनी का सबसे बड़ा और बड़े शहरों में गिनती होती है उसकी, और यह बायरियन राज्य में स्थापित है। म्यूनिख हिटलर का केंद्र था, मुख्य केंद्र था। यहीं से हिटलर अपनी फौजों को संचालित करता था और मैं जिस मकान में रहता था उस मकान का मालिक हिटलर की सेना में कप्तान था। तो वहाँ इंटीग्रेटेड उपचार की व्यवस्था देख करके मेरे मन में बड़ा कौतूहल हुआ कि ये किस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं।
हालांकि वो फाइटोथेरेपी इस्तेमाल करते थे, यानी हर्बल चिकित्सा इस्तेमाल करते थे। मैंने वहाँ के डॉक्टरों को बताया कि आयुर्वेद क्या है, और मैं आयुर्वेद का ग्रेजुएट भी हूँ, और आयुर्वेद के बारे में उनकी उत्सुकता बहुत थी। मैं अपने साथ में बहुत सी दवाएं भी ले गया था, रसौषधियाँ थी, चूर्ण था, तेल था, उनको दिखाया। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि जर्मनी या पूरे यूरोप में जो चिकित्सा की पहली डिग्री है वो डॉक्टर ऑफ मेडिसिन है, जो 7.5 साल में उनको प्राप्त होती है। यानी अपने यहाँ जैसे एमबीबीएस है, वहाँ एमबीबीएस नाम की कोई भी डिग्री नहीं है। वहाँ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी एमडी, एमडी की उपाधि होने के बाद ही वो होम्योपैथी या दूसरी चिकित्सा कर सकते हैं। जर्मनी में होम्योपैथी को या फाइटोथेरेपी को एक स्पेशलिटी या स्पेशलाइजेशन के रूप में देखते हैं, और बिना एमडी लाइसेंस के, बिना एमडी डिग्री और उसके लाइसेंस के वहाँ चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। एक एमडी डॉक्टर अपने आप में पूर्ण डॉक्टर होता है, वो सर्जरी भी कर सकता है, और वो चिकित्सा में अपने मेडिसिनल वर्क है या पैथोलॉजिकल वर्क है उनको भी करता है। ये बड़े निपुण डॉक्टर होते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं जर्मन डॉक्टरों के साथ में मिल करके काम किया है और उनसे बहुत कुछ सीखा है। इस सीखने के बाद मेरे मन में यह बात आई कि मैं आयुर्वेद और यूनानी तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को मिला करके इंटीग्रेटेड रूप में अगर चिकित्सा कार्य करूं तो उससे मुझे बहुत लाभ हो सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर के मैंने जब वापस यहाँ भारत आए तो मन में यही बात थी कि इंटीग्रेटेड उपचार की व्यवस्था बड़ी सुंदर है और इससे लगभग सभी रोगों का इलाज किया जा सकता है। इसलिए मैंने वही रास्ता अपनाया और वही तरीका अपनाया जो जर्मनी में मैंने पढ़ा था और सीखा था। इसके बाद भारत आने के बाद मैंने यही कार्यक्रम, यही उपक्रम शुरू किया और एक ईसीजी मशीन की खोज के लिए तथा अपनी पैथोलॉजी स्टेब्लिश करने के लिए प्रयास करने लगा। यह संयोग की बात थी कि मुझे ईसीजी मशीन भी मिल गई और पैथोलॉजी के लिए जो उपकरण थे वो भी मिल गए। हालांकि मेरी आर्थिक हैसियत ऐसी नहीं थी, फिर भी भाग्य अच्छा था और सब जुगाड़ से सारा काम हो गया। इसके लिए मैं अपने भाग्य को ही कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर का नया स्थान, जो कानपुर से 5 किलोमीटर दूर है, कानपुर रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर और लखनऊ एयरपोर्ट से लगभग 40 किलोमीटर दूर, उन्नाव में कानपुर और उन्नाव के बीच गंगा नदी के उस पार उन्नाव की तरफ स्थापित किया गया है, जहां वे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो हमारे कानपुर केंद्र में दी जाती हैं। यही सारी सुविधाएं जो कानपुर केंद्र में दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं उन्नाव केंद्र में भी उपलब्ध है और यहाँ मरीजों के लिए सुविधाजनक स्थिति है। आप कानपुर में आकर के परीक्षण कराएं या लखनऊ से उन्नाव आकर परीक्षण कराएं, दोनों जगह एक समान सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आधुनिक आयुर्वेद
और इंटीग्रेटेड होम्योपैथी, यूनानी और सीमित एलोपैथी के साथ चिकित्सा कार्य किए जाते हैं, जहां मशीनों द्वारा परीक्षण किए जाते हैं और रक्त, खून, ब्लड और यूरिन की टेस्ट करने की सुविधा है। संपर्क करें जो भी इलाज कराना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत से प्रयासों के बाद मुझे ये एक बहुत ही पुरानी मशीन मिली, जो एवर रेडी के 16 बड़े सेलों को लगा करके चलाई जाती थी। इसकी हालत बहुत खराब थी। लखनऊ के किसी सज्जन के पास यह मशीन थी और इसका कैबिनेट लकड़ी का बना हुआ था। मुझे जैसा याद है उस हिसाब से मैंने इसका स्केच यहाँ बना करके प्रस्तुत किया है। ये मुझे लगता है बाबा आदम के जमाने की इंग्लैंड में बनी हुई कोई मशीन थी, जो यहाँ लखनऊ के किसी अस्पताल में प्रयोग की जा रही होगी अंग्रेजों के जमाने से या उसके थोड़ा पहले, और ये बंद पड़ी थी। लेकिन मैंने अपने प्रयासों से, चूंकि मुझे रेडियो इंजीनियरिंग की जानकारी थी और इसका प्रशिक्षण भी लिया हुआ था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की थोड़ी जानकारी होने के साथ ही मुझे मल्टीमीटर और ये दूसरे उपकरण चलाने का अनुभव भी था। तो इसको किसी तरीके से सुधार करके उपयोग में लाने के काबिल इसको बनाया और इसके बाद उन मरीजों में उपयोग करना शुरू किया जो हृदय रोग से अधिक पीड़ित थे। आपको याद होगा लगभग 30-35 साल पहले हृदय रोगियों के लिए ट्रांसप्लांट की कोई व्यवस्था नहीं थी और उनका कोई उपचार नहीं था। इसलिए एलोपैथी में हृदय रोग का उपचार न होने के कारण लोग आयुर्वेद या होम्योपैथी की तरफ जाते थे। जब लोगों को पता लगा कि मैं जर्मनी से अध्ययन करके होम्योपैथी का आया हूँ, तो कठिन रोगों के रोगी मेरे यहाँ आने लगे और उनमें बड़ी संख्या में हृदय रोगी भी थे। इन हृदय रोगियों का मॉनिटरिंग करने के लिए कि होम्योपैथी की दवाएं और आयुर्वेद की दवाएं तथा इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट उनके लिए कितना असरकारक सिद्ध हो रहा है, तो उनकी मॉनिटरिंग इसी मशीन के द्वारा करते थे और जो भी उनके प्रोग्रेस होती थी वो उनका मिलान करते थे पूरे पहले के किए गए ईसीजी से। तो बहुत से रोगी बड़ी संख्या में होम्योपैथी, आयुर्वेद और यूनानी तथा अन्य विधियों द्वारा इलाज कराते रहे, जिसका मुझे अच्छा खासा अनुभव हुआ। अब तो इनका इलाज बाईपास से होता है, लेकिन उस समय मैं करता था, जो कि बड़ा एक अचीवमेंट कहा जा सकता है। काफी समय तक इसी मशीन पर कार्य करते हुए और बहुत से हृदय रोगियों के ईसीजी करने के बाद मैं अपने ही मरीजों का ईसीजी किया करता था और बाहर के किसी भी रोगी का नहीं करता था। केवल अपने मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए ये सब व्यवस्था थी। चूंकि मशीन पुरानी भी थी और उसमें ईसीजी रिकॉर्ड करने में भी दिक्कत आती थी, फिर भी मैं इसे करता था और एक नई मशीन की तलाश में था, जो बड़े परिश्रम के साथ और लोन लेने के बाद मुझे मिली, जो बीपीएल ने बनाई हुई थी। और ये लगभग 18-20 हजार रुपए की थी और इसे बड़ी संख्या में डॉक्टर्स उपयोग करते थे। तो कुछ लोगों ने सलाह दी कि आप ये मशीन इस्तेमाल करें तो आपके लिए अच्छा होगा। चूंकि मेरी आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी
कि मैं 20,000 रुपए खर्च करके और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके मशीन को खरीद सकूं। लिहाजा मैंने एक फाइनेंस कंपनी से 20,000 रुपए उधार लिए और जिसमें मुझे 1,500 रुपए हर महीने देने की पेशकश की गई थी। वहां से पैसे मिलने के बाद मैंने ऑर्डर दिया और ये मशीन मुझे, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने ये मशीन खरीदी और इसके ऊपर ईसीजी करने लगा। एक दिन ऐसा हुआ कि एक ऐसा मरीज आया जो बहुत ही स्थिति उसकी अच्छी नहीं थी, तो उसने देख करके मुझे लगा कि इसको शायद हृदय की कोई तकलीफ है, तो उसका ईसीजी निकाला और ये एक ऐसी मशीन थी जो स्टाइलस वाली थी। आजकल जो मशीनें आ रही हैं वो स्टाइलस वाली नहीं है। स्टाइलस वाली मशीनें से ही ये पता लगा कि ये एक तरीके का इलेक्ट्रिकल रिकॉर्डर है और ये आप जो पर्दे पर देख रहे हैं ये मैं हूँ और जो पहला वात पित्त कफ का रिकॉर्ड किया गया वो मैं दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से ईसीजी से लेकर के ईटीजी तक सारी चीजें सामने आई और फिर इलेक्ट्रोथिर्दोसोग्राफी का जन्म हुआ इसी मशीन द्वारा जो मैंने आपको अभी दिखाई है। तो ये मशीन अभी भी मेरे संकलन में है, अभी भी काम दे रही है। इसमें एक खास बात ये थी कि ये स्टाइलस वाली मशीन है। अगर स्टाइलस न होता तो शायद जो नाड़ी की फड़कन है और स्टाइलिस की फड़कन है मैं इसमें मिलान न कर पाता। ये पहला बिंदु था जब ईसीजी मशीन का स्टाइलस और नाड़ी की फड़कन एक साथ मुझे एक जैसी दिखाई पड़ी। जिस तरीके से नाड़ी फड़क रही थी और जिस तरीके से स्टाइलस फड़क रहा था, दोनों में समानता मुझे दिखी और यहीं से इलेक्ट्रोथिर्दोसोग्राफी का जन्म हुआ। अब इसके बारे में दूसरे वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।